गुड मॉर्निंग बीएससी बीए थर्ड ईयर एंड बीएससी सेकेंड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। फोटोकेमिस्ट्री का, प्रकाश रसायन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपने क्या पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, स्टार्क आइंस्टीन लॉ पढ़ेंगे, यानी स्टार्क आइंस्टीन नियम पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। ये क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। उससे पहले स्टार्क आइंस्टीन लॉ से पहले हम इसका थोड़ा बेसिक देखेंगे कि स्टार्क आइंस्टीन लॉ कहता क्या है। स्टार्क आइंस्टीन लॉ कहता क्या है, उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ फोटोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ का नेम क्या है और वो कहता क्या है। व्हाट इज डिफाइन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। प्रकाश रसायन का प्रथम नियम को कमेंट सेक्शन में लिख करके एक्सप्लेन कीजिए। तब तक मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, टॉपिक का नाम क्या है, स्टार्क आइंस्टीन लॉ, वो करवाता हूं। जल्दी कीजिए, फटाफट बताइए बच्चों, ग्रोथस ड्रैपर लॉ ने क्या कहा था? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। हाँ बिल्कुल बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश। हाँ बिल्कुल, शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही। हाँ जी बच्चों, अब बात करने जा रहे हैं कि स्टार्क आइंस्टीन लॉ से पहले अपने को एक चीज पता होना चाहिए कि फोटोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, फोटोफिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रकाश भौतिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। एक बार हल्का सा मैं रिवाइज कर रहा हूं। ये आर रिएक्टेंट है। आर रिएक्टेंट ने क्या किया, एच न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एच न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब करते ही ये आर रिएक्टेंट जो है एक्साइटेड स्टेट में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। यहां पर भी ये क्या कर रहे हैं, मैं दो रिएक्शन दिखा रहा हूं आपको, देखो एग्जांपल लेकर के अपने इसको समझ रहे हैं। इसी एग्जांपल से अपना टॉपिक निकल करके आएगा। सबसे पहले क्या ले रहा हूं, आर मतलब रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। अभिकारक क्या कर रहा है, वन फोटोन। वन फोटोन का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता ना कि वन फोटोन का मतलब होता है एच न्यू। अगर वन फोटोन की एनर्जी निकालनी हो तो प्लांक इक्वेशन से निकाल लो, जिसका मतलब होता है प्लांक इक्वेशन का, प्लांक समीकरण का मतलब क्या होता है, एच न्यू, है ना। तो एच न्यू जैसे ही इसको एनर्जी दी गई तो हुआ क्या, रिएक्टेंट आर एक्साइटेड हो गया। दोनों रिएक्शनें अलग अलग हैं। इसमें भी क्या हुआ, आर स्टार यानी आर एक्साइटेड हो गया, इसमें भी रिएक्टेंट क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। पहले वाले रिएक्शन में मैंने क्या बताया, पहले वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट ने वन फोटोन की एनर्जी को गेन किया। वन फोटोन एनर्जी को गेन करने के बाद रिएक्टेंट आ गया एक्साइटेड स्टेट में, यानी उत्तेजित अवस्था में आ गया, है ना। निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर की तरफ चला गया। अगर ये रिएक्टेंट एक्साइटेड स्टेट से दोबारा एनर्जी को री एमिट करता हुआ, दोबारा एनर्जी को एमिट करता हुआ रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी को एमिट कर देता है एच न्यू की फॉर्म में। मतलब रिएक्टेंट हमें दोबारा मिल गया, अभिकारक हमें दोबारा मिल गया। अभिकारक ने एच न्यू की एनर्जी को गेन किया, एनर्जी को गेन करते ही वो आ गया एक्साइटेड स्टेट में आ गया। एक्साइटेड स्टेट से वापस वो एनर्जी को एमिट करता हुआ, ऊर्जा को उत्सर्जित करता हुआ ये वापस आ गया उसी फॉर्म में। तो इसको बोलेंगे फोटोफिजिकल प्रोसेस, प्रकाश भौतिक प्रक्रिया, प्रकाश भौतिक अभिक्रिया बोलेंगे। अगर रिएक्टेंट जो है ग्राउंड स्टेट में है, वो एच न्यू एनर्जी को गेन कर रहा है और गेन करते ही वो किस में आ गया, मैं दोबारा एग्जांपल तुम्हें समझाता हूं फटाफट जल्दी। जैसे ही आर रिएक्टेंट है ना, इसने एच न्यू की एनर्जी को गेन किया, गेन करते ही ये वाला जो एनर्जी है आर एक्साइटेड स्टेट में आ गया। आर एक्साइटेड स्टेट में आते ही अगर ये रिएक्टेंट कुछ न्यू, कोई न्यू फॉर्म बना ले, यानी कोई न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, है ना। अगर ये न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये फोटोकेमिकल प्रोसेस हो रही है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। समझ में आ रही बच्चों बात। अगर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना होकर के ये दोबारा आर में कन्वर्ट हो जाता, आर से आर ही मिल जाता, रिएक्टेंट से हमें रिएक्टेंट ही मिल जाता, अभिकारक से हमें अभिकारक ही मिल जाता, इसका मतलब वो फोटोफिजिकल प्रोसेस हुई है, प्रकाश भौतिक अभिक्रिया हुई है। ये प्रकाश भौतिक अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोफिजिकल प्रोसेस एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस में डिफरेंस होता है। जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा ग्रोथस ड्रैपर लॉ था कि अगर कोई रिएक्टेंट किसी भी एनर्जी को गेन करता है, एनर्जी को गेन करते ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कोई केमिकल चेंज आता है, तो वो ग्रोथस ड्रैपर ने ये बात समझाई थी। तो ग्रोथस ड्रैपर जो लॉ था ना, वो एक क्वांटिटेटिव
वो एक क्वांटिटेटिव लॉ था। लेकिन जो बात करें अपने स्टार्क आइंस्टीन लॉ जो है ना, वो एक क्वालिटेटिव नेचर का है। अभी आगे आएगा सारी डिटेल, मैं तुम्हें एग्जांपल देकर के समझा रहा हूँ। ये क्या हुआ, रिएक्टेंट ने एक h न्यू की एनर्जी को गेन किया, 1 फोटोन की एनर्जी को गेन किया। रिएक्टेंट आ गया एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में आते ही ये p प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और p प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते ही इसका मतलब जिसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये जरूरी नहीं है कि वो रिएक्शन करे ही करे। एब्जॉर्प्शन फाइनल क्राइटेरिया नहीं है बच्चों कि रिएक्शन होगा ही होगा। रिएक्शन होना है तो वो बिना एब्जॉर्प्शन की नहीं होगा। मान लो रिएक्शन हो रही है और बी प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो बिना लाइट ऑफ एब्जॉर्प्शन या प्रकाश के अवशोषण से के बिना, विदाउट लाइट ऑफ एब्जॉर्प्शन या प्रकाश की अनुपस्थिति के बिना नहीं होगा। प्रकाश की उपस्थिति, सॉरी गलत बोल गया, प्रकाश की उपस्थिति के बिना नहीं होगा, रिएक्शन होना है। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? मैं कहना क्या चाहता हूं कि कोई भी जरूरी नहीं है ये वाली बात कि इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो वो प्रोडक्ट बनाएगा ही बनाएगा। वो प्रोडक्ट ना बनाए कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऐसे भी कर सकता है। समझ आई बच्चों बात? बच्चों बात समझ में आई? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो ये श्योर है कि उसने एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट किया ही किया है, प्रकाश का अवशोषण किया ही किया है। विदाउट लाइट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोडक्ट नहीं बन सकता। हम इसको आइंस्टीन से कोरिलेट करते हैं, स्टार्क आइंस्टीन लॉ से कोरिलेट करते हैं कि उसने क्या बताया। वो कहता है कि कोई रिएक्टेंट है वो 1 फोटोन की एनर्जी को गेन करता है, और रिएक्टेंट एक्साइटेड स्टेट में आता है, और एक्साइटेड स्टेट से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात आती है कि रिएक्टेंट पर मोल कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करे कि वो प्रोडक्ट बना ले। इसको बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? क्वांटम एफिशिएंसी यानी क्वांटम लब्धि। ये भी एक टॉपिक है आपके सिलेबस में जो बाद में आएगा कि वो पर मोल यानी पर मॉलिक्यूल, अगर बात करूं पर अणु, एक प्रति अणु वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये बात स्टार्क आइंस्टीन ने बताई है, इसी को स्टार्क आइंस्टीन लॉ कहते हैं। मैं अगर तुम्हें डिफाइन करूं कि एक मॉलिक्यूल है ना, ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं 1 फोटोन यानी 1 एच न्यू। 1 एच न्यू से ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में आते ही ये पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही स्टार्क आइंस्टीन लॉ है। स्टार्क आइंस्टीन लॉ बोलता है कि पर मॉलिक्यूल 1 फोटोन की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर प्रोडक्ट बन गया तो, अगर प्रोडक्ट नहीं बना तो ये जरूरी नहीं है कि उसने लाइट को 1 फोटोन लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो पक्का ही है कि वो प्रोडक्ट बनाएगा। कोई जरूरी नहीं है। वो ऐसे भी कर सकता है कि 1 फोटोन की लाइट को एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेड स्टेट में आया, एक्साइटेड स्टेट में दोबारा ये इसी स्टेट में आ गया। इसको बोलते हैं फोटोफिजिकल प्रोसेस। तो ये फोटोकेमिकल प्रोसेस हुई नहीं। तो स्टार्क आइंस्टीन ने ये बात समझाने की कोशिश की कि 1 मॉलिक्यूल 1 फोटोन की एनर्जी को गेन करता है, और 1 फोटोन की एनर्जी को गेन करके क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। तो उस रिक्वायर्ड एनर्जी को ही क्या बोलते हैं? उस रिक्वायर्ड एनर्जी को बोलते हैं 1 फोटोन एनर्जी। और 1 फोटोन एनर्जी को उसने आगे डिफाइन किया। आपको पता है कि 1 मॉलिक्यूल के लिए 1 फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड है ना। आपको पता है कि एक मोल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूं तो एक मोल के अंदर कितने होते हैं? एक मोल के अंदर 6.023 10 टू द पावर 23 क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हमें उनका निकालना है, जिसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एवोगैड्रो या आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। अगर मुझे 1 मोल का निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे पता है कि 1 मोल में 1 मोल में कितने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na। तो मुझे Na का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि एक मॉलिक्यूल की, एक अणु की ऊर्जा कितनी है? h न्यू है, और इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो NaH न्यू आ जाएगा। यानी ये 1 मोल की आ गई। कितनी आ गई? 1 मोल की आ गई। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स की निकालनी हो तो मैं इसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर तो H न्यू की एनर्जी आ जाएगी। ये 1 मोल की एनर्जी है बच्चों। 1 मोल की एनर्जी निकालनी है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू H न्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मोल की एनर्जी आ जाएगी। इसको बताया था, किसने बताया था? आइंस्टीन ने बताया था। किसने बताया था? आइंस्टीन ने। तो 1 मोल की एनर्जी जो होती है,
एक मोल की एनर्जी जो होती है NaHν इज इक्वल टू 1 आइंस्टीन। ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक क्लियर करवाने की कोशिश की, अभी मैं आपको डीप में नोट्स से समझाता हूं। ये चीज होती है 1 मोल की एनर्जी कितनी आई, NaHν इज इक्वल टू 1 आइंस्टीन। ये बात आइंस्टीन ने बताई थी, तो आइंस्टीन की फॉर्म में इसको बोला गया कि एक मोल, कोई भी मोल है उसके अंदर कितने मोल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, अणु जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उसको बोलते हैं 1 आइंस्टीन एनर्जी। ये निकाला गया। तुम कहते हैं सर स्टार्क आइंस्टीन लॉ है क्या चीज, स्टार्क आइंस्टीन नियम है क्या चीज? ये समझाना क्या जाता है कि एक मॉलिक्यूल 1 फोटोन की एनर्जी को गेन करता है, 1 फोटोन की एनर्जी को गेन करके वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और एक्साइटेड स्टेट से वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो एक मोल के लिए एक मॉलिक्यूल के लिए एक फोटोन, तो एक मोल के लिए एक आइंस्टीन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यही स्टार्क आइंस्टीन लॉ है, यही स्टार्क आइंस्टीन नियम है। अभी मैं आपको इलेबोरेट करता हूं, मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया। एक बेसिक का मतलब होता है कि मैंने भूमिका बांध दी कि आपका ये टॉपिक शुरू होने जा रहा है। अभी टॉपिक मैंने स्टार्ट नहीं करवाया, हल्का सा आपको समझाने की कोशिश की। अब आते हैं, चलते हैं आगे। बच्चों सेकंड लॉ शुरू करने जा रहे हैं, स्टोक आइंस्टीन लॉ। स्टोक आइंस्टीन लॉ का नाम क्या है? स्टोक आइंस्टीन लॉ को सेकंड नेम बोलते हैं लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। इसको फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस क्यों बोलते हैं समझाऊंगा आपको मैं। सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। प्रकाश रसायन का द्वितीय नियम बोलते हैं और प्रकाश रसायन का तुल्यता नियम कहते हैं। ये तुल्यता वर्ड क्यों लगाया गया, इक्विवेलेंस वर्ड क्यों लगाया गया, ये मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं बच्चों। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, द स्टार्क-आइंस्टीन law states that for each photon of light absorb a chemical system, only one molecule is activated for subsequent reaction. The photoequivalence law was derived by Albert Einstein during his development of quantum theory of light. जब वो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की थ्योरी दे रहा था आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, तब उसने ये लॉ बनाया जिसको उसने बोला फोटो इक्विवेलेंस लॉ। और ये बोलता है कि ईच फोटोन जो होता है ना, ईच मॉलिक्यूल ईच फोटोन को ही एब्जॉर्ब करता है। एक अणु एक फोटोन को अवशोषित करता है अभिक्रिया करने के लिए। इसका मतलब क्या, आगे वो डिफाइन करते हैं, पहले हिंदी में पढ़ ले। प्रकाश रसायन के दूसरे नियम स्टार्क आइंस्टीन नियम में कहा गया है कि रासायनिक तंत्र द्वारा अवशोषित प्रकाश प्रत्येक फोटोन के लिए आगामी अभिक्रिया के लिए केवल एक अणु सक्रिय होता है। मतलब क्या है कि 1 मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है 1 फोटोन से। कहता है कि 1 फोटोन से ओनली 1 मॉलिक्यूल यानी एक अणु ही एक्टिव होता है। एक फोटोन से सिर्फ आप एक अणु को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक अणु को ही आप प्रेरित कर सकते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो एक मॉलिक्यूल के लिए आपको एक फोटोन एनर्जी देनी पड़ेगी। 1 मॉलिक्यूल के लिए 1 फोटोन पर मॉलिक्यूल पर फोटोन एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको एक्टिवेट करने के लिए फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। चलते हैं आगे। इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने बनाया सिद्धांत को, जब वो क्वांटम थ्योरी की सिद्धांत दे रहा था। आपको पता है क्वांटा का मतलब क्या होता है? क्वांटा का मतलब होता है एनर्जी के पैकेट्स। क्वांटम वर्ड ही एनर्जी से निकला है। क्वांटा का मतलब क्या होता है? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स। जब हम एनर्जी को छोटे छोटे पैकेट्स में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसको वर्ड को क्वांटम बोलते हैं और क्वांटम थ्योरी वहीं से निकली है। चलते हैं आगे बच्चों ये देखो, इसने क्या बोला कि कोई रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, 1 मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए कि तू भाई एक प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसको 1 फोटोन की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अकॉर्डिंग टू स्टार्क आइंस्टीन लॉ, है ना। तो ये 1 फोटोन की एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है और ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और एक्साइटेड स्टेट में आते ही ये फटाफट क्या बना देता है? प्रोडक्ट बना देता है, उत्पाद की फॉर्मेशन कर देता है, निर्माण कर देता है ना बच्चों बात। तो इसका मेन ही कहना था कि 1 फोटोन ही रिक्वायर्ड है 1 मॉलिक्यूल फॉर एक्टिवेट फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। 1 से 1, है ना, सेम टू सेम। इसीलिए इसका नाम आया इक्विवेलेंस लॉ, तुल्यता, प्रकाश तुल्यता, फोटो इक्विवेलेंस। अगर 2 मोल है तो 2 फोटोन एनर्जी देनी पड़ेगी, 3 मोल है तो 3 फोटोन एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर 4 मॉलिक्यूल है तो 4 फोटोन एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं बार-बार मॉलिक्यूल बोल रहा हूं, मैं मोल नहीं बोल रहा यहां पर, मॉलिक्यूल। 4 मॉलिक्यूल के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 4 फोटोन।
बच्चों बात समझ में आई? इसको कोरिलेट करते जाओ। अगर आपको स्टार्क आइंस्टीन लॉ समझ में आ गया ना तो आपको पूरी फोटो केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, सारे टॉपिक से रिलेटेड है। अगर इसको और इसकी एक डेफिनेशन पढ़े, द स्टार्क आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस में बी स्टेटेड एज in a photochemical reaction each molecule of reacting substance absorb a single photon of a radiation causing the reaction and it activated to form the products। बच्चों बात समझ में आई कि ये कहता है कि एक मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ सिंगल फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में आते ही वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है। अगर वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करता तो वो कौन सा फिनोमेना है बच्चों बताओ? अगर वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ना करके दोबारा एक्साइटेड स्टेट से जैसे आर से आर डैश में गया, दोबारा बनाता हूं बच्चों आपके लिए, वो आर से आर स्टार पे गया यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, दोबारा उसने एनर्जी को क्या कर दिया, री एमिट कर दिया और ये रिएक्टेंट बन गया। तो ये कौन सा फिनोमेना है? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, बताओ बच्चों जल्दी बताओ। बिल्कुल फोटोफिजिकल प्रोसेस है, ये प्रकाश भौतिक प्रक्रिया है। अगर वो प्रोडक्ट बन गया तो वो फोटोकेमिकल प्रोसेस है, जो कि स्टार्क आइंस्टीन लॉ समझा रहा है। स्टार्क आइंस्टीन लॉ ने एक ही बात बताई है कि वन फोटोन के लिए वन मॉलिक्यूल के लिए वन फोटोन ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यही स्टॉक आइंस्टीन लॉ है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हिंदी में पढ़े। प्रकाश रसायन समतुल्यता की स्टार्क आइंस्टीन नियम के रूप में कहा जा सकता है कि एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियाशील पदार्थ का प्रत्येक अणु अभिक्रिया के कारण विकिरण के एक फोटोन को ही अवशोषित करता है और उत्पाद को बनाने के लिए सक्रिय होता है, एक्टिवेट होता है, इंड्यूस्ड होता है और प्रेरित होता है। ये है बच्चों स्टोक आइंस्टीन लॉ। ऐसे आपको लिख कर के आना है, ऐसे आपको काम करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको प्रॉपरली एक बात समझनी है। चलते हैं बच्चों आगे। अगर मैं इसको एक रिएक्शन में डिफाइन करूं, इन ए पार्टिकल वी यूज मोलर क्वांटिटी 1 मोल ऑफ ए एब्जॉर्ब 1 मोल ऑफ फोटोन 1 आइंस्टीन एनर्जी। अब बात करते हैं बच्चों कि मैंने एक मोल वर्ड यूज किया है, आपके सामने एक मोल वर्ड यूज आया है। तो मैं आपको बोलता हूं कि एक मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है? 1 HNu को। मैं बात करता हूं एक मोल की, तो एक मोल का मतलब क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर, जिसको Na से लिखते हैं या N भी लिख सकते हैं। तो Na से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा HNu को, तो मुझे एक मोल की एनर्जी आ जाएगी। मैं उसी की बात कर रहा हूं, ये देखो मैं उसी की बात कर रहा हूं कि A क्या है? एक रिएक्टेंट है जो कि 1 मोल है, और ये 1 मोल फोटोन एनर्जी को गेन कर रहा है। चाहे एक मॉलिक्यूल मान लो, एक मॉलिक्यूल है जिसने 1 फोटोन की एनर्जी को क्या किया, गेन किया। आफ्टर गेनिंग, ग्रहण करने के बाद ये मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया, है ना? वही डायग्राम बना रहा हूं सेम। एक्टिवेट हो गया और एक्टिवेट के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं स्टॉक आइंस्टीन लॉ, स्टॉक आइंस्टीन नियम बोलते हैं कि एक मॉलिक्यूल 1 फोटोन एनर्जी को गेन करके एक एक्टिवेट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है, एक सक्रिय अणु की निर्माण करता है। वही सक्रिय अणु आगे जाकर के उत्पाद बनाता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, और उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है? 1 मॉलिक्यूल, फॉर 1 मॉलिक्यूल 1 फोटोन रिक्वायर्ड। एक अणु के लिए एक ही फोटोन आवश्यक होता है। अगर 1 मोल की बात करें तो 1 मोल रिएक्टेंट के लिए 1 मोल फोटोन रिक्वायर्ड होता है। समझ आइए बच्चों बात? 1 मोल के लिए 1 मोल फोटोन रिक्वायर्ड होता है। ये हमारी रिएक्शन हुई। अगर इसको ओवरऑल देखें तो ओवरऑल इसको अगर अपने इसको प्लस करें, सम करें, तो एक ए रिएक्टेंट को 1 फोटोन एनर्जी गेन करके बी प्रोडक्ट बनाता है। मतलब अगर मैं लगाऊं यहां पर एक मॉलिक्यूल, अगर बात करूं मैं एक मॉलिक्यूल की, तो एक मॉलिक्यूल को 1 फोटोन की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और क्या बनाता है? एक प्रोडक्ट बनाता है। एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाता है। अगर मैं 1 मोल बोलूं तो 1 मोल 1 फोटोन एनर्जी को गेन करके 1 मोल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। अगर मैं बोलूंगा मोल तो वो क्या करेगा? 1 मोल फोटोन को गेन करेगा। अगर मैं बोलूंगा 1 मॉलिक्यूल तो वो 1 फोटोन, ओनली 1 फोटोन को गेन करेगा। तो एक मॉलिक्यूल के लिए 1 फोटोन और 1 मोल के लिए 1 मोल फोटोन, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 मोल बनेगा। अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो 1 मॉलिक्यूल ही बनेगा प्रोडक्ट। बच्चों बात समझ में आ रही है क्या? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फटाफट। कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना? जल्दी बताओ फटाफट बच्चों। अगर इसकी एनर्जी कैलकुलेट करें तो ये फॉर्मूला आता है E = 2.859 अपॉन लैम्डा इंटू
10⁵ किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ये एक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है, जो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो आपको सिंपल याद करना है कि अगर हम इसकी फोटोन की एनर्जी निकालें 1 मोल के लिए तो ये आएगी। 1 मोल के लिए अगर एनर्जी कैलकुलेट करें तो ये वाला फॉर्मूला आता है। इसको बच्चों नोट कर लो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि बच्चों बात समझ में आ रही है क्या, जल्दी बताओ फटाफट। बच्चों वही बात सामने आगे देखो कि पर मोल पर फोटोन ऑब्जॉर्व करता है, पर मॉलिक्यूल पर फोटोन ऑब्जॉर्व करता है। अगर ए बी मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, ये अभिकारक है, रिएक्टेंट है, तो ये कितनी एनर्जी को गेन करेंगे, 1 फोटोन की एनर्जी को गेन करेंगे और क्या बना देंगे, ए प्लस बी प्रोडक्ट बना देंगे, उत्पाद का निर्माण कर देंगे। ए बी रिएक्टेंट है, एक मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल 1 फोटोन की एनर्जी को गेन करता है और 1 फोटोन की एनर्जी को गेन करके एक अणु का निर्माण करते हैं, एक अणु उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं आफ्टर गेनिंग 1 फोटोन ऑफ एनर्जी, या 1 फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद। ये इक्वेशन आप लिख सकते हो, है ना। अगर हम बात करें बच्चों ग्रोथो-ड्रैपर लॉ जो था ना, इट इज ओनली एब्जॉर्ब लाइट रेडिएशंस दैट आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग ए केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वहां ये क्वांटिटी वहां ये बात नहीं की थी कि 1 फोटोन गेन करेगा एक मॉलिक्यूल, ये ऐसी बात नहीं की थी, है ना। तो स्टार्क आइंस्टीन ने क्या बताया कि 1905 में स्टडी दैट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस बाय एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इसने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को यहाँ इंप्लीमेंट किया। क्वांटम थ्योरी यही बात बोलती है कि अगर आपको पता होना चाहिए कि इतना प्रोडक्ट बनाना है, मुझे 1 मोल प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, हाउ मच रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी वन प्रोडक्ट बनाने के लिए। 1 मोल प्रोडक्ट बोल दूं, 1 मॉलिक्यूल बोल दूं, 1 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाने के लिए, 1 मोल बनाने के लिए, 4 मोल बनाने के लिए मैं बोलता हूं कि सर मुझे ना 10 मोल बनाना है, 10 मोल प्रोडक्ट बनाना है, तो बताओ बच्चों कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सर 10 मोल फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कितनी होगी? 10 मोल फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं बात क्या कर रहा हूं, इसको बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी बोलते हैं। हाउ मच रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन प्रोडक्ट, केमिकल चेंज। कितना? 10 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाना है मुझे, तो 10 मोल ही फोटोन रिक्वायर्ड होगा। इसको बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी को 5 से डिनोट करते हैं। ये नया टॉपिक आएगा आपके नेक्स्ट क्लास में, आएगा, अभी नहीं आएगा। इसको बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी। यही बात कर रहा हूं कि लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 फोटोन, डिकम्पोज 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए ही 1 फोटोन की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यही इक्विवेलेंस का नियम होता है। इसी को तुल्यता बोलते हैं कि 1 से 1 मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए 1 मोल फोटोन की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। 1 मॉलिक्यूल एनर्जी प्रोडक्ट बनाने के लिए 1 फोटोन की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसी को बोलते हैं अपने इक्विवेलेंस बोलते हैं। प्रकाश तुल्यता वर्ड यूज किया जाता है। ओके बच्चों, प्रकाश तुल्यता। चले आगे, चलो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दोबारा एक डेफिनेशन और नई डेफिनेशन आई है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ए फोटोकेमिकल रिएक्शन 1 क्वांटम ऑफ और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ए मॉलिक्यूल एक्टिवेट 1 मॉलिक्यूल। 1 क्वांटम यानी 1 फोटोन की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी 1 मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए। इस नियम के अनुसार अगर बात करें, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में एक अणु के द्वारा 1 क्वांटम ऊर्जा यानी 1 फोटोन ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, जो कि एक अणु को सक्रिय करने का काम करता है उत्पाद के निर्माण के लिए, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए। ये डेफिनेशन सारी की सारी परिभाषाएं नोट करती जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आ गया न्यू, क्वांटम ऑफ 1 फोटोन, एक ही बात है ना। चलिए आगे बच्चों, अगर इसको मैथमेटिकली अपने लिखें तो प्लांक कांस्टेंट आपको बताया कि ये जो 1 फोटोन जो एनर्जी होती है, इसकी जो इक्वेशन होती है वो 1 फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। 1 फोटोन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमें प्लांक इक्वेशंस की हेल्प लेनी पड़ती है। वी नो दैट कि 1 फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू H न्यू। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें पता है कि वेयर H इज प्लैंक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.624 इंटू 10⁻34। ये इसकी वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट की। वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्बिंग फोटोन। न्यू क्या है? अवशोषित फोटोन की आवृत्ति है न्यू, है ना। तो ये इक्वेशन हमने एक पुटअप कर दिया। अब इसको हम मैथमेटिकली इस लॉ को हम देख रहे हैं।
मैथमेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं बच्चों। चलते हैं आगे। अब इसको डेल्टा ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा ई, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, आपको मैंने बात बोली थी कि ये एक फोटोन की एनर्जी है। कितनी फोटोन की एनर्जी है? एक फोटोन की, है ना। अगर मुझे एक मोल की निकालनी है, मुझे किसकी निकालनी है? एक मोल की निकालनी है। तो एक मोल में कितने होते हैं? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एन ए, यानी एवोगैड्रो उसका नंबर जो होता है। तो एक मोल के लिए निकालनी है, तो मैं इसको इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो, बट एनर्जी एब्जॉर्ब पर मोल इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय एवोगैड्रो नंबर एन। लेकिन प्रति मोल अवशोषित ऊर्जा को निकालने के लिए हमें इस समीकरण को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा ई इज इक्वल टू एन इंटू एच न्यू। एच न्यू 1 फोटोन है, 1 मॉलिक्यूल के लिए है। अब हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स निकालनी है। बहुत सारे मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यानी मैं एन की निकालने जा रहा हूं। एन का मतलब एवोगैड्रो नंबर है, एन इंटू एच न्यू। एन इंटू एच न्यू का मतलब क्या है कि ये 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स के लिए, जो कि इक्वल होता है किसके इक्वल होता है बच्चों? बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। 1 मोल के। तो मैं 1 मोल की एनर्जी निकालने जा रहा हूं। तो 1 मोल की एनर्जी निकालने के लिए मुझे इतने मॉलिक्यूल से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होती है? रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होती है? 1 फोटोन। तो इतने मॉलिक्यूल्स की कितनी होगी? मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6.023 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करते ही मुझे 1 मोल की एनर्जी आ जाएगी। और 1 मोल की एनर्जी बताई थी आइंस्टीन ने निकालना। ये फॉर्मूला हमें आइंस्टीन ने बताया था। तो अपने नाम से, अपना नाम तो वो जुड़ेगा। वो कहता है कि 1 मोल के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, 1 मोल मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए कि भाई तू प्रोडक्ट बन, उत्पाद बना, प्रोडक्ट बना, के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है वो इतनी होती है, जिसको बोलते हैं 1 आइंस्टीन बोलते हैं। 1 आइंस्टीन एनर्जी बोलते हैं। बच्चों बात समझ में आई? ये होती है चीज। अगर मैं बात करूं आपसे बच्चों, अगर बात करूं, मैं बोलता हूं कि 5 मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? रिएक्टेंट के फॉर्म में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि कितने फोटोन की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कितने फोटोन की? जल्दी बोलो फटाफट। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? जल्दी बोलो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर 5 रिएक्टेंट है, 5 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, अणु की बात कर रहा हूं, तो कितने फोटोन? बिल्कुल शाबाश सर, 5 फोटोन की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बिल्कुल सही बोला। मैं बोलता हूं कि मैं 10 मोल रिएक्टेंट को 10 मोल प्रोडक्ट में बदलना चाहता हूं। मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? हाउ मच रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी? मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि मैं 10 मोल रिएक्टेंट को, 10 मोल अभिकारक को 10 मोल प्रोडक्ट में बदल सकूं। यही बात है। बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में। शाबाश। इसके लिए हमें 10 आइंस्टीन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बच्चों। 10 आइंस्टीन। सर 10 आइंस्टीन का मतलब क्या होता है? 10 आइंस्टीन का मतलब होता है 10 मोल फोटोन एनर्जी चाहिए होगी हमें को। 10 मोल रिएक्टेंट को बदलने के लिए हमें 10 मोल फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसको 10 मोल प्रोडक्ट में बदलने के लिए। यही बच्चों स्टार्क आइंस्टीन लॉ है, स्टार्क आइंस्टीन नियम है बच्चों, इसी को बोलते हैं। समझ में आई बच्चों बात? तो अगर हम इस इक्वेशन को आगे और इसको फर्दर लिखें तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, एन का मतलब क्या है? एवोगैड्रो नंबर है, यानी 1 मोल के इक्वल है, इनटू एच न्यू। 1 फोटोन की एनर्जी है, जो हमने बताया था कि 1 आइंस्टीन की इक्वल होती है। 1 आइंस्टीन का मतलब क्या होता है? 1 मोल पर मोल रिक्वायर्ड एनर्जी, पर मोल फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू 1 आइंस्टीन एनर्जी। अगर लैम्डा, अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखें, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? जो न्यू की वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन लैम्डा होती है। सी अपॉन लैम्डा को यहाँ पुटअप कर दो। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्ध्य है, और वो प्रकाश की वेग, प्रकाश का वेग। तो 1 आइंस्टीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? NH इंटू सी अपॉन लैम्डा। ये एक फाइनलाइज फॉर्मूला आ जाएगा, इसको नोट कर लो बच्चों। लास्ट में ये फाइनलाइज फॉर्मूला आ गया हमारा, हमारी कैलकुलेशन करने के लिए कि हमने ये निकालना है कि अगर 10 मोल जो रिएक्टेंट है वो 10 मोल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कितनी एनर्जी को
वो गेन कर रहे हैं, उसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो उसका एक फॉर्मूला आ गया कि हमें ये वेवलेंथ उसकी दे रखी है, हमें सी पता है, उसका सी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, प्रकाश का वेग होता है, वो हमें पता होता है, एन हमें पता है, एच हमें पता है। अगर हमें लैम्डा की वैल्यू दे रखी है तो अब हम उसकी एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चों बात समझ में आई? कोई भी लैम्डा वाली कोई भी वेव आ रही है, कोई भी है ना, उसकी इतनी लैम्डा है, अगर आपको लैम्डा की वैल्यू पता है ना तो आप उसकी एनर्जी को निकाल सकते हो कि वो कितनी आइंस्टीन एनर्जी को गेन करके आ रही है। चलते हैं बच्चों आगे। बच्चों वन आइंस्टीन का मतलब क्या होता है? वन आइंस्टीन का मतलब होता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का एनर्जी अब्जॉर्प्शन, एनर्जी एब्जॉर्ब पर मोल, कि एक मोल ने कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, यानी एक मोल अणुओं के द्वारा अवशोषित ऊर्जा ही क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? हमारी 1 आइंस्टीन एनर्जी कहलाती है। बच्चों बात बताओ, समझ में आई क्या? ये स्टार्क आइंस्टीन लॉ है, स्टार्क आइंस्टीन लॉ है, जो कि स्टार्क आइंस्टीन नियम इसे ही कहते हैं। बच्चों बताओ, बच्चों समझ में आई कि नहीं आई बात? लो समझ में आया कि नहीं आया वाला? जल्दी बोलो बच्चों। तो सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, सारी जो मैंने करवाया इसको रिवाइज करो। और एक टॉपिक आएगा आपका क्वांटम एफिशिएंसी, वो क्वांटम एफिशिएंसी यहीं से निकलेगा टॉपिक। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, अगर मैं क्वांटम एफिशिएंसी की बात करूं तो क्वांटम एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि इसको अपने फाई से डिनोट करते हैं। फाई इज इक्वल टू, मतलब क्या होता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इतने नंबर ऑफ मोल्स के लिए। मान लो मैं बोलता हूं कि 10 मोल है, 10 मोल है, तो 10 मोल के लिए 10 मोल फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो 10 से 10 मल्टीप्लाई होगा तो उसकी जो क्वांटम एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। ये मतलब है कि अगर उसको 10 फोटोन मोल एनर्जी दे रहे हैं ना, 10 मोल फोटोन एनर्जी दे रहे हैं, 10 आइंस्टीन उसको एनर्जी दे रहे हैं ना, तो वो 10 मोल प्रोडक्ट बनाएगा, तब उसकी क्वांटम एफिशिएंसी 1 होगी। अगर वो नहीं बनाता तो उसकी क्वांटम एफिशिएंसी 1 से कम होगी या 1 से कम होगी। ये मतलब होता है। जरूरी नहीं है कि अगर वो 10 मोल को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो 10 मोल प्रोडक्ट बनाएगा, ये बात भी जरूरी नहीं है। ये बात आगे आएगी। स्टार्क आइंस्टीन लॉ ने तो यहां तक बोल दिया कि इतने 10 मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 10 मोल फोटोन एनर्जी ही रिक्वायर्ड होती है। लेकिन 10 मोल एनर्जी अपने उसको दे रहे हैं, 10 मोल फोटोन एनर्जी दे रहे हैं, ये पक्का श्योर नहीं है कि वो 10 मोल प्रोडक्ट बनाएगा ही बनाएगा, ये श्योर नहीं है। लेकिन ये बात श्योर है कि 10 मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 10 मोल फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। 10 मोल फोटोन का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं तो 10 आइंस्टीन की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके बच्चों, थैंक यू। ये लॉग कंप्लीट हुआ, आपके 2 लॉग कंप्लीट हो गए। बाय बच्चों, मिलते हैं फिर कल। आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे को। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों। बच्चों समझ में आया क्या? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ।